स्वागत है दोस्तों आपका लेट्स एक्सेलरेट में। मैं हूं तारिक। तो दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में हमने वादा किया था कि आज हम बहुत खास और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आने वाले हैं जो होगा डेटा टाइप्स का। पिछले वीडियो में हमने जाना था, एक कैलकुलेशन छोटा सा किया था जिसमें हमने सेल्स रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें हमने टेबल और चार्ट बनाया था उस डेटा की हेल्प से। आज की वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी की वजह से आप एक्सपर्ट बन जाते हैं और आप बहुत सारी होने वाली प्रॉब्लम से दूर रहते हैं। तो दोस्तों, जब हम कोई वैल्यू सेल के अंदर एंटर करते हैं, ये कुछ भी हो सकती है। ये किसी बंदे का नाम हो सकती है, या मेरा नाम हो सकती है, या ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकती है, या फिर ये कोई प्रोडक्ट हो सकती है, या फिर ये कोई फिगर हो सकती है। तो ये कुछ भी हो सकती है, कोई सेल ट्रांजैक्शन हो सकती है, कोई डेट हो सकती है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकती है ये। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम एक्सेल में कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं, कोई भी वैल्यू हम एंटर करते हैं, तो एक्सेल उसको गैस करता है कि ये क्या हमने एंटर किया है। क्या ये टेक्स्ट है, क्या ये न्यूमेरिक वैल्यू है, क्या ये डेट है, या कुछ और। तो एक्सेल जो परफॉर्म करता है कैलकुलेशन, वो डेटा को कैटेगराइज करके करता है और उस डेटा के कैटेगराइज करने के तरीके को हम डेटा टाइप कहते हैं। यानी कि किस किस कैटेगरीज में एक्सेल डेटा को कैटेगराइज करता है, उसी को हम डेटा टाइप कहते हैं। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, बताना चाहूँगा अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और एक्सेल सीखना चाहते हैं तो हमारी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, साथ में आई आइकन में भी दे रखा है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, और अगर आप फेसबुक पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। और ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब डेटा टाइप की हम बात करते हैं तो एक्सेल जो कैटेगराइज करता है डेटा टाइप को 4 कैटेगरीज में कर देता है। वो होती हैं, पहली होती है न्यूमेरिक वैल्यू, उसके बाद होती है टेक्स्ट, उसके बाद होती है डेट एंड टाइम, और फिर होता है हमारा फॉर्मूला। तो शुरुआत करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू से। दोस्तों, जब हम एक्सेल में कोई कैरेक्टर और जब हम नंबर एंटर करते हैं तो वो एक्सेल उसको न्यूमेरिक वैल्यू में कंसीडर करता है। वो क्या क्या कैरेक्टर हैं, नंबर तो आप जानते ही हैं, नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। इनमें से कोई सा भी नंबर हो सकता है, कितना ही बड़ा नंबर हो सकता है। और इसके अलावा जो कैरेक्टर्स होते हैं जिनको न्यूमेरिक कंसीडर करता है, हालांकि आपको लेफ्ट में दिखेंगे, बट ये इनको न्यूमेरिक में कंसीडर कर सकता है। तो वो होते हैं, आप हमारा होता है डॉट, हमारा होता है कॉमा, प्लस, माइनस, ये ब्रैकेट्स हो सकता है, परसेंटेज का साइन हो सकता है, ये एक्सपोनेंशियल हो सकता है, और ये बड़ा वाला भी दे सकता है। तो ये कैरेक्टर्स होते हैं जिनको एक्सेल नंबर्स में एक्सेप्ट कर लेता है और उसको नंबर्स ट्रीट करता है। इसके अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर, चाहे वो स्पेस ही क्यों ना हो, अगर हम सेल में डालते हैं तो वो उसको टेक्स्ट कंसीडर करता है। वो सेल जिसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू है वही हम फॉर्मूला के अंदर यूज कर सकते हैं। और न्यूमेरिक वैल्यू जो होती हैं वो राइट साइड में, यानी कि सेल के अंदर राइट साइड में जस्टिफाई करती हैं। और एक्सेल जब हमारी न्यूमेरिक वैल्यू लेता है वो उसको राइट साइड में जस्टिफाई करता है। तो जो हार्डकोर न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं वो राइट साइड में ही जस्टिफाई करता है। अब जान लेते हैं एक्सेल की लिमिटेशन के बारे में भी। तो एक्सेल की जो लिमिटेशन होती है वो होती है सिर्फ 15 डिजिट्स तक, यानी कि हम सिर्फ 15 डिजिट्स तक का ही डेटा इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। उसके ऊपर करते हैं तो ये ले लेगा, बट गड़बड़ कर देगा उस डेटा को। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको उसका। तो देखिए, मैं यहाँ पे डिजिट्स डालूंगा कि ज़्यादा से कितने नंबर्स डिजिट्स होंगे। अब जैसे कि हम डालते हैं यहाँ पे 321654987, 321654987, ये अप्रॉक्स 18 डिजिट्स हो चुके हैं। और ये प्रॉब्लम तो आती है, इसके बारे में अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। जब आप यहाँ पे देखेंगे, यानी फॉर्मूला बार के आप अंदर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये देखिए, जो हमने लास्ट में 987 एंटर किया था, ये उसकी जगह पे 0 शो कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम होती है एक्सेल की। ये 15 डिजिट्स तक तो इसने सब दिखाया ठीक, उसके बाद इसने
लास्ट के 3 डिजिट्स को 0 कन्वर्ट कर दिया। 987 जो हमने एंटर किया था उसको ये 0 कन्वर्ट कर चुका है। तो एक्सेल शुरू के 15 डिजिट को ही स्टोर करता है, बाकी को वो 0 कंसीडर कर देता है। पर खुशखबरी ये है कि हम बहुत ही कमी के साथ, रेयरली हम इस तरह का डेटा होता है जो हमें इतने ज़्यादा डिजिट्स का मिलता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आनी होती है। पर एक सिनेरियो है जिसमें जो 15 डिजिट्स की जो लिमिटेशन होती है एक्सेल की, वो एक प्रॉब्लम कर सकती है। वो होती है क्रेडिट कार्ड नंबर की। ज़्यादातर जो बैंक के क्रेडिट कार्ड होते हैं वो 16 डिजिट्स के होते हैं, पर एक्सेल तो 15 ही एक्सेप्ट करता है। इस तरह से जो हमारा लास्ट का जो 16th डिजिट होता है क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का, वो 0 कंसिडर कर लेगा। तो सिचुएशन इतनी खतरनाक हो सकती है कि हमारा लास्ट का जो डिजिट है वो कंसीडर ही नहीं कर रहा है एक्सेल, और जिसकी वजह से हमारा क्रेडिट कार्ड इनवैलिड हो गया है। तो क्या है इसका सॉल्यूशन? आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको इस प्रॉब्लम के साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, आप हमारा वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें इस तरह का डेटा देखना पड़ता है और एक्सेल अमूमन इस तरह के डेटा दिखा देता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। इस तरह के डेटा को हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन होती है, और बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि इस डेटा को का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है 3.22 और इसमें हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, और फिर 10 एक्सपोनेंशियल यानी कि जो पावर होती है, और वो होती है 17। तो इसका मतलब ये होता है यानी कि 10 की जो पावर है 17 होगी ही, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3.22 से, तो हमारा ये निकल के आएगा। तो एक्सेल इसको इस तरह से ब्रेक करता है। इसका दूसरी तरह से इसका मतलब ये भी होता है कि 322 और इसके पीछे हम 16 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये डिजिट इतना लंबा हो सकता है, ये इसका मतलब होता है इसका। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टेक्स्ट के बारे में। तो जो टेक्स्ट डेटा टाइप होता है उसको हम स्ट्रिंग डेटा भी कहते हैं। अगर आप VBA करेंगे तो उसमें हम टेक्स्ट को स्ट्रिंग का नाम देते हैं, और स्ट्रिंग को ही हम कंसीडर करते हैं टेक्स्ट के लिए। तो जो टेक्स्ट जब हम एंटर करते हैं वो हमारा लेफ्ट में जस्टिफाई होता है, सेल के लेफ्ट के अंदर जस्टिफाई होता है। और टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट किसी एम्प्लॉय का नाम हो सकता है, हेडिंग हो सकती है किसी कॉलम की, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं वर्कशीट के अंदर। तो टेक्स्ट क्लैरिफाई करता है कि जो हमारा नंबर वैल्यू है वो क्या नोटेट कर रही है, वो क्या है एक्चुअल में। तो दोस्तों, जब हम लिखते हैं जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, नंबर को हम जब तक नहीं समझ सकते जब तक हम उसके आगे टेक्स्ट ना लिख दें, क्योंकि जब बिना टेक्स्ट के वो नंबर को समझना मुश्किल हो जाता है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ सेल, तो अब मुझे समझ में आ जाता है कि ये जो नंबर है, ये फिगर जो है, ये सेल की है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है टेक्स्ट की। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जो टेक्स्ट में नंबर इंक्लूड होता है, नंबर से स्टार्ट होता है, तो वो भी टेक्स्ट में ही कंसिडर होता है। जैसे कि हम लिख देते हैं 15 एम्प्लॉयज़, एक्सेल इसको टेक्स्ट ही कंसिडर करेगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप इसको तोड़ के नहीं लिखते। तो ये अब कैलकुलेशन के लायक हो चुका है। तो दोस्तों, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने 15 डिजिट्स की जो लिमिटेशन है एक्सेल की, उसके बारे में डिस्कस किया था, और उसकी एक प्रॉब्लम थी जिसमें हम क्रेडिट कार्ड नंबर जिसमें 16 डिजिट होते हैं वो एंटर कैसे करें, क्योंकि 15 डिजिट के बाद तो वो 0 कंसिडर कर देता है। तो उसी के बारे में हम जान लेते हैं। उसका सॉल्यूशन ये है, जैसे कि सपोज ये क्रेडिट कार्ड नंबर है 4813 5520 3366 9955। अगर अभी मैं यहाँ पे एंटर डालता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये लास्ट का जो 5 है उसको उड़ा देगा। देखिए, इसने लास्ट के 5 को कंसिडर नहीं किया है, जबकि ये हमारे 16 डिजिट्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो मुझे F2 करके मैं इसको पहले वो कर देता हूँ, और जो आपका अपोस्ट्रोफी जो होता है वो आपको लगाना होगा सिंगल वाला, और इसके बाद जब एंटर करेंगे और लास्ट में मैं यहाँ पे फिर दोबारा से 5 कर देता हूँ, तो अब ये 5 चेंज होने वाला नहीं है। देखिए, मैं सेल को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो अब देखिए लास्ट में 16 डिजिट होने के बाद भी इसने चेंज नहीं किया। तो ये फ़ायदा होता है हमारा टेक्स्ट की वजह से। तो जब हम किसी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इस अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, जो होता है ये वाला।
और इसके बाद हम कोई भी नंबर लिखेंगे वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप आसानी से अपना क्रेडिट कार्ड नंबर इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डेट एंड टाइम की। तो डेट एंड टाइम जो होता है वो डेट और टाइम को हैंडल करने के लिए यूज होता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जब हम डेट एंटर करते हैं तो डेट किस तरह से हम डेट किसी तरह से भी एंटर कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ 5 अगस्त, इस तरह से मैं छोड़ सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ 5/8/2020, मैं लिख सकता हूँ 5 अगस्त 2020। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी वो सेल जिसमें आप एंटर कर रहे हैं वो किस तरह की फॉर्मेटेड हो रखी है। तो डेट और टाइम जो होती है वो न्यूमेरिक वैल्यू की ही तरह होती है और न्यूमेरिक वैल्यू की कैटेगरी में रखी जाती है, और इसी वजह से इसको राइट में जस्टिफाइड करता है एक्सेल। तो जैसे हम लिख देते हैं 5 अगस्त 5/2020, मैंने ये लिख दिया है। तो अगर मैं एंटर करता हूं तो ये एक्सेल इसको नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हमने इसको स्पेसिफाई नहीं किया है एक्सेल के फॉर्मेट में, और इसी वजह से ये इसको नहीं समझ पा रहा है। अगर हाँ मैं ये 5 के बाद अगर मैं डेट के बाद एंटर करता हूँ तो एक्सेल के समझ में आ जाएगा कि हाँ ये डेट एंटर की हुई है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइम की। तो दोस्तों जब हम टाइम एंटर करते हैं, जैसे कि 11:55, अगर आप इसके बीच में अगर आप स्पेस नहीं देने वाले हो तो इसको ये टेक्स्ट कंसीडर करेगा, इसको ये टाइम कंसीडर नहीं करने वाला है। अगर आप यहाँ पे स्पेस देते हैं तो ये एक्सेल इसको टाइम कंसीडर करेगा। देखिए, तो जब तक मैंने स्पेस नहीं दिया था ये इसको लेफ्ट में शो कर रहा था, और स्पेस देते ही राइट में आ गया, क्योंकि विदाउट टाइम के बाद अगर आप स्पेस AM PM से पहले स्पेस नहीं देते हैं तो ये टेक्स्ट ही रहेगा, और ये टाइम में अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये नहीं करेगा। तो ये ख़ास बात होती है टाइम की AM PM में कन्वर्ट करने की। और आगे आने वाले वीडियो में भी हम टाइम के बारे में बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फॉर्मूला की। फॉर्मूला ही होता है जो एक स्प्रेडशीट को स्प्रेडशीट बनाता है, क्योंकि जब आप फॉर्मूला किसी सेल के अंदर एंटर करते हैं, किसी सेल में फॉर्मूला आप लिखते हैं, तो फॉर्मूला उसका रिजल्ट दिखाता है उस सेल के अंदर। वो फॉर्मूला आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको रिजल्ट दिखेगा। और अगर आप उस फॉर्मूले से जुड़ी हुई कोई भी सेल अगर आप चेंज करते हैं तो फॉर्मूला आपकी वैल्यू को, आपके रिजल्ट को दोबारा से कैलकुलेट करता है और फिर नया रिजल्ट दिखाता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो जैसे कि ये हमारा डेटा है, ये लोन EMI कैलकुलेटर है जिसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इसमें जैसे कि 575 ये करा हुआ है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 की जगह 4। तो देखिए, और ये देखिए इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला जो येलो में था ये फॉर्मूला था, तो ये चेंज हो गया है। जैसे ही मैंने यहाँ वैल्यू चेंज करी, क्योंकि ये इस चीज़ से जुड़ा हुआ था, इस वैल्यू से जुड़ा हुआ था, तो ये ना पूरा फॉर्मूले ने दोबारा से कैलकुलेट करके हमें नया रिजल्ट दिखा दिया। हालांकि फॉर्मूला कई तरह के होते हैं, आज के वीडियो में हम फॉर्मूला डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम काफ़ी डीप में जाके फॉर्मूले के बारे में समझेंगे और काफ़ी सारे फंक्शन और फॉर्मूले को सीखेंगे, और ये भी सीखेंगे कि फॉर्मूला और फंक्शन में क्या फ़र्क होता है। तो इस डेटा को ही एक बार देख लेते हैं। ये जो डेटा है हमारा, ये EMI कैलकुलेटर है। जैसा कि हमने बताया था कि राइट साइड में आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट है, और टेक्स्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो आपको यहाँ दिख ही पा रही होगी, क्योंकि ये जो है आपको परचेज अमाउंट है, डाउन पेमेंट आपको इतने परसेंट पर जो है परसेंट आपको पे करना होगा, यानी कि डिस्क्राइब कर रहा है। लोन अमाउंट इतना है, टर्म्स कितनी है, ये है सब। तो इस तरह से हमें टेक्स्ट के थ्रू पता चलता है कि हमारी जो वैल्यू है वो क्या है। और इसके अंदर डेट है, तो ये किस डेट में आप मतलब डेट हो सकती है, किसी डेट को आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो डेट मेंशन कर सकते हैं आप। तो इसमें डेट भी अवेलेबल है, इसमें नंबर वैल्यू भी है, इसके अंदर परसेंटेज का भी ऑप्शन है, यानी कि सिंबल भी है, इसमें फॉर्मूला भी है, और इस तरह से इसमें दो फॉर्मूले हैं। तो अगर हम कोई चेंजेस करते भी हैं, यानी कि मैं 20 की जगह 50% कर देता हूं, तो देखिए वो भी चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है और जिसको हम डीपली आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगले वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे जिसके बारे में हम और भी बहुत सारी चीज़ जानेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।
अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए और देखते रहिए लेट्स एक्सेलरेट। थैंक यू वेरी मच।